नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में हर एक इंसान की गिनती आखिर होती कैसे है? आज हम इसी विशाल और दिलचस्प प्रक्रिया को समझने वाले हैं, यानी भारत की जनगणना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, सरकार को आखिर हर एक इंसान को गिनने की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब 1 अरब से भी ज्यादा लोगों को गिनने के लिए इतनी बड़ी मशक्कत क्यों की जाती है? आइए पता करते हैं। देखिए, इस क्यों का जवाब जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि जनगणना आखिर है क्या। तो चलिए, सबसे पहले इसी को समझते हैं। इसे आप पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े अटेंडेंस रजिस्टर की तरह समझ सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि ये पूरे देश की एक फैमिली फोटो है जो हर 10 साल में एक बार ली जाती है। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि ये जानना है कि लोग रहते कैसे हैं। जनगणना से ही पता चलता है कि लोगों की उम्र क्या है, कौन क्या काम करता है, कौन कितना पढ़ा लिखा है। अरे इतना ही नहीं, ये भी पता चलता है कि कितने घरों में साफ पानी और बिजली जैसी सुविधाएं हैं। और एक दिलचस्प बात, भारत में लोगों को गिनने की ये परंपरा कोई आज की नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है। इसका इतिहास वाकई में बहुत लंबा और फैसिनेटिंग है। सोचिए, इसका पहला जिक्र लगभग 300 ईसा पूर्व कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। फिर 1881 में पहली बार पूरे देश में एक साथ जनगणना हुई। आज़ादी के बाद 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। और अब देखिए, 2027 में इतिहास में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने जा रही है। तो ये इतना बड़ा काम आखिर किया कैसे जाता है? आइए अब इसकी प्रक्रिया को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये पूरा काम 2 बड़े फेज में होता है। पहले फेज में कर्मचारी हर घर और बिल्डिंग की लिस्ट बनाते हैं। इसे मकान सूचीकरण कहते हैं। फिर दूसरे फेज में वे वापस जाकर उन घरों में रहने वाले हर एक इंसान से उसकी पर्सनल जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ठीक है, इतनी मेहनत से जो ये सारा डेटा इकट्ठा होता है, उसका आखिर होता क्या है? चलिए देखते हैं कि ये हमारे देश को आगे बढ़ाने में कैसे मदद करता है। ये डेटा सरकार के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इसी डेटा से तो पता चलता है कि किस गांव या शहर में नए स्कूल या अस्पताल की जरूरत है। चुनावों के लिए सीटों का बंटवारा भी इसी के आधार पर होता है। यहाँ तक कि आरक्षण जैसी जरूरी नीतियां भी जनगणना के आंकड़ों पर ही निर्भर करती हैं। जैसे 2011 की जनगणना ने हमें बताया था कि हम 1.21 अरब भारतीय हैं। अब ये नंबर सरकार को ये समझने में मदद करता है कि उसे कितने लोगों के लिए योजनाएं बनानी हैं। और हाँ, ये डेटा सिर्फ कुल संख्या नहीं बताता, ये हमें ये भी बताता है कि लोग कहाँ रहते हैं। जैसे 2011 में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य था। ये जानकारी सरकार को ये तय करने में मदद करती है कि किस राज्य को कितने फंड्स की जरूरत है। जनगणना से सिर्फ गंभीर आंकड़े ही नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही रोचक तथ्य भी सामने आते हैं। और अब तो हम भविष्य की ओर एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, मतलब करीब 68.8% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। ये आंकड़ा बताता है कि गांवों के विकास पर ध्यान देना कितना जरूरी है। 2011 के जनगणना का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये लाइन अपने आप में ही बताती है कि ये गिनती देश के भविष्य के लिए कितनी जरूरी है। और भविष्य तो और भी रोमांचक है। 2011 की जनगणना जहां कागज और कलम से हुई थी, वहीं 2027 की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। सोचिए, अब कागज के नक्शों की जगह जीपीएस का इस्तेमाल होगा और हम में से कई लोग तो घर बैठे ही ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकेंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो अगली बार जब जनगणना शब्द सुनने में आए, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये हमारे देश का आईना है, जो हमें बताता है कि हम कौन हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। और 2027 की ये डिजिटल जनगणना हमारे बदलते भारत के बारे में क्या नए राज खोलेगी, इसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा।